कार जो 3.5 लाख की आप लेते हो वो 1.5 लाख रुपए में बनती है। मैंने ऐसी हजारों वस्तुओं का कैलकुलेशन किया कि उनके बनाने की लागत कितनी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और भारत सरकार कहती है एक्स फैक्ट्री प्राइस, माने फैक्ट्री में बनाने में कुल खर्चा कितना लगता है, वो मामूली से खर्चा है। सरकार उस पर टैक्स लगा लगा के इतना महंगा कर देती है, फिर हमको वो खरीदनी है चीज तो ज्यादा पैसे लगते हैं। ज्यादा पैसे लगते हैं तो ज्यादा कमाई करने का दिल करता है, और ज्यादा कमाई के चक्कर में फिर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भ्रष्टाचार में से ये सारी दुर्व्यवस्था निकलती है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। कोई आदमी ईमानदार रहे कैसे, ये बताओ मुझे। जब आप 10-12 रुपए की चीज उसको 100 रुपए में दोगे, उसको 90 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे उस चीज के लिए, वो तो कहीं ना कहीं से लूटेगा। तो ये लूटखोरी की व्यवस्था टैक्स में से निकलती है, और ये हमारे लिए फिर ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि हम गरीब होते जाएं, महंगाई बढ़ती जाए, बेरोजगारी बढ़ती जाए इस देश में। ये समस्याएं हमारे देश में। तो आप पूछोगे जी इनका कुछ समाधान है? हां है। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान इसका भी है। हमने बहुत सोचा, चिंतन किया, मनन किया, अभ्यास किया, शोध किया, तो हमको भी समझ में आ गया इसका समाधान है। समाधान क्या है? ये जो व्यवस्था चल रही है इसको बदल दो, बस सीधी सी बात है। कैसे बदलें, कहां से बदलें? तो पहला कदम हमने उसके लिए तय किया भारत स्वाभिमान अभियान की तरफ से कि इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। तो पहला काम हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि नेताओं ने, अधिकारियों ने जो 62 साल में लूट लूट के 110 लाख करोड़ जमा किया है, इसको पहले वापस लाएंगे भारत में। ये स्विस बैंकों में है, विदेशी बैंकों, इसको वापस लाएंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है। अब आप बोलेंगे आएगा कैसे? ऐसा कोई रास्ता है? रास्ते हमको मिल गए हैं 4, एक नहीं 4 रास्ते मिल गए। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। भगवान ने हमको 4 रास्ते बता दिए, अकल आ गई हमको, रास्ते दिख गए। पहला रास्ता ये है कि ये जो सारा धन जमा है ना विदेशी बैंकों में, ये जमा है निजी संपत्ति के रूप में, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। किनकी? नेताओं और अधिकारियों की। अगर इस पैसे को निजी संपत्ति से राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए तो ये वहां रह ही नहीं सकता पैसा, क्योंकि स्विस बैंकों में और दुनिया के दूसरे बैंकों में कानून है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय संपत्ति विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते। ये कानून है। राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंक में ही रख सकते हैं। हमारे भारत की संपत्ति है तो हम रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो स्टेट बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो पंजाब नेशनल में रख सकते हैं, विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते। लेकिन निजी संपत्ति है वो कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो ये पैसा नेताओं ने निजी संपत्ति घोषित करके रखा हुआ है। हम इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे होगा? एक कानून बनाने से ये हो जाएगा। संसद में एक कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत से लूटा गया, विदेशी बैंकों में जमा किया गया, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका प्रस्ताव संसद में पेश करना है। जब प्रस्ताव पेश होगा तो बहस होगी। बहस पर हम देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, उसी का खाता है विदेशी बैंक, वरना कोई विरोध क्यों करेगा? मेरा तो पैसा है नहीं, मैं क्यों विरोध करूंगा? मैं तो कहूंगा कानून बने, जिनका है वो विरोध करेंगे। तो हमने तो ये एक रास्ता निकाला कि जिस दिन ये बहस होगी, ये थोड़े दिन में होने वाला है, आप उस दिन टीवी जरूर चालू करना अपना।
बाकी दिन आप देखो मत देखो संसद की कार्यवाही, उस दिन जरूर देखना। हम आपको एसएमएस करेंगे, सारे पतंजलि योगपीठ शिक्षकों को एसएमएस होगा। बहस होती है ना, एक लोकसभा टीवी चालू हुआ है, आपको मालूम है लोकसभा टीवी, उस पर पूरी बहस आती है, वो जरूर देखना। और हम कोशिश करेंगे कि नेशनल चैनल पे भी आए, DD1 पे आए, अपने आस्था चैनल पे तो पूरी बहस दिखाएंगे। तो बहस देखोगे आप तो देखो कौन विरोध कर रहा है और कौन उसका समर्थन कर रहा है, तो पहचान लेना आपके विरोध कौन कौन कर रहा है। फिर हम आगे का कदम उठाने वाले हैं कि जो जो इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में हम जाएंगे। स्वामी जी भी जाएंगे, स्वामी जी ने बोला मैं जाऊंगा, और उनकी पोल खोलेंगे। पोल क्या खोलेंगे? 20 साल पहले इनके पास क्या था, अब इनके पास कितनी संपत्ति है, और उनसे पूछेंगे ये आई कहां से, तो कहेंगे भगवान ने दी है, तो भगवान को समर्पित कर दो। भाई यही तो कहेंगे ना, भगवान ने दी है तो भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान जिसको देंगे उसको देंगे। भगवान देश के लिए कहेंगे तो देश का खर्चा करेंगे उसमें से। तो ऐसे करके ये एक रास्ता है संसद से कानून बनाने का। दूसरा, आप ये बोलोगे ये मानेंगे ही नहीं, मान लो संसद में सब विरोध करेंगे, एक भी समर्थन नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सबके सब विरोध करें, एक भी हमारी बात का समर्थन ना करे, तब क्या करेंगे हम? तब हमने दूसरा संकल्प लिया है कि फिर एक नई संसद हम बनाएंगे। अभी संसद के जितने सांसद एक साथ अगर हमारा विरोध करेंगे तो अगले चुनाव में हम 350 सांसदों को नया चुनकर लेके जाएंगे संसद। और जो नए सांसद चुन के आएंगे वो समाज के ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान, जिनके जीवन में अंदर बाहर सब एक जैसा है। और अभी भारत में ईमानदार लोग मर नहीं गए, सब अभी भी हैं, उन्हीं के कारण तो दुनिया चल रही है, नहीं तो वो सब घटाटोप हो जाता। अभी भी ईमानदार हैं, तो जो ईमानदार लोग हैं, नैतिकता वाले हैं, चरित्रवान हैं, कर्मठ हैं, जिनकी जिंदगी में पारदर्शिता बहुत है, ऐसे लोगों को चुनकर 350, 400 जितना भी है अधिक से अधिक लेके आएंगे और फिर ये प्रस्ताव पारित कराएंगे, फिर देखें कौन रोकता है। तो हमारी तैयारी ये है, और हमने तो यहां तक तैयारी की है कि संसद में ही नहीं, विधानसभाओं में 31 राज्यों की सब नए विधायकों को चुन के लाएंगे और इन भ्रष्टाचारी बेईमानों को सबको हराएंगे। जनता हमारा साथ देगी, इसका हमें भरोसा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेता है वो एक सन्यासी है, इसलिए जनता साथ देगी। सन्यासी की इस देश में सबसे बड़ी इज्जत है। आपको तो मालूम है, इस देश में सन्यासी आ जाए तो राजा सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता है, इतनी इज्जत है इस देश में। और कोई ऐसे ही सन्यासी नहीं हो जाता, बहुत तपस्या लगती है, बहुत तप लगता है। तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का जो तप है, जो उनकी तपस्या है, ये तपस्या हमारा सहयोग करेगी। तो वो तैयारी है हमारी। और 31 राज्यों की विधानसभाओं को भी बदल देंगे, जरूरत पड़ेगी तो नगर पालिकाओं को भी बदल देंगे, नगर पंचायतों को बदल देंगे, और जरूरत पड़ी तो ग्राम सरपंचों को बदल देंगे, नीचे से ऊपर तक सब नए लोग। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा एक रास्ता और है अपने पास, वो रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुकदमा किया जा सकता है। एक मुकदमा तो अभी हो गया, आपने पढ़ा होगा अखबार में, स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के लिए एक मुकदमा हो गया। उसमें वकील हैं राम जेठमलानी, आप जानते हैं राम जेठमलानी को। उस मुकदमे में सरकार को नोटिस चला गया। सरकार इस समय घबराई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि एक दिन प्रधानमंत्री ने स्वामी जी को फोन किया कि या तो आप दिल्ली आइए, नहीं तो मैं आता हूं आपके पास।
प्रधानमंत्री का फोन आया, मेरे सामने आया, मैं सुन रहा था। घबराहट मची हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया और मुकदमा स्वीकार हो गया है। इसमें सरकार परेशान। सरकार को क्या लगता था कि मुकदमा स्वीकार्य नहीं होगा, हो गया, क्योंकि इतने जबरदस्त तथ्य उस मुकदमे में प्रस्तुत किए हैं कि कोर्ट मना ही नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया। नोटिस में क्या लिखा है? जल्दी से जल्दी स्विस बैंक के खातों का पता लगाओ और हमको बताओ। अब सरकार परेशान है, खाते का पता लगाएं, सुप्रीम कोर्ट को बताएं तो नाम खुलेंगे सबके। सरकार की परेशानी क्या है कि सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्हीं के खाते हैं। तो उन्होंने पता है स्वामी जी को क्या कहा? आप थोड़ा समय दे दो हमको, 2-4 महीने, 6 महीने। तो स्वामी जी ने कह दिया, अनंत काल का समय तो नहीं दे सकते आपको, 2 महीने 4 महीने अगर आपको लगता है तो आप ले लो, लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा खाते किसके हैं, पैसा किसका। तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया। अब इस मुकदमे में सुनवाई जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मामला आगे बढ़ेगा। आपको भी खबरें आती रहेंगी, टीवी पे देखते रहो, अखबार पढ़ते रहो, ध्यान रखो इन खबरों पे। इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार ने नहीं दिया तो हम देंगे। हम क्या देने वाले हैं? हमने एक जानकारी निकाल रखी है कि कितने भारतवासी हैं जो हर महीने स्विट्जरलैंड जाते हैं। हर महीने जाते हैं, कोई तो हर हफ्ते जाते हैं, महीने में 4 बार। और उनके वीजा दिल्ली से और मुंबई से जारी होते हैं। आप जानते हैं हर एक देश की एक एम्बेसी होती है, तो स्विस गवर्नमेंट की एम्बेसी है, वो वीजा देती है। हमने वो जानकारी निकाल रखी है कि वीजा कितने ये दे रहे हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में। पिछले साल 92,000 वीजा दिए उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने के लिए, पिछले साल। वो 92,000 वीजा का हमने डिटेल पता किया तो पता चला कि 12,000 वीजा थे जो हनीमून मनाने गए थे, उनके हैं। तो उनको छोड़ दो भाई, हनीमून मनाने गए थे, शादी हुई, चले गए। कई लोग जाते हैं, स्विट्जरलैंड सुंदर है ये सोच के जाते हैं। उन 12,000 में से कई लोगों से हमने पूछा कि आप बार बार जाते हैं? उन्होंने कहा हम तो एक बार गए थे भाई, दोबारा गए नहीं क्योंकि मजा नहीं आया। मैं पूछा क्यों? उन्होंने कहा उससे सुंदर तो जम्मू कश्मीर है। तो मैंने कहा पहले समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जब गए तब समझ में आया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, लेकिन गए तो पता चला उससे ज्यादा सुंदर तो अपना देश है। तो हम तो दोबारा गए नहीं। तो पक्का है कि उनका कुछ खाता वाता नहीं है। लेकिन जो हर हफ्ते जा रहे हैं, महीने में 4-4 बार जा रहे हैं, 5-5 बार जा रहे हैं, पक्का है वो तो हनीमून वाले लोग नहीं। तो उनके बारे में जानकारी निकाल रखी है और सुप्रीम कोर्ट को हम ये जानकारी देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहेगा कि चलो इनकी जांच करो। तो झक मार के अब करना ही पड़ेगा। सरकार फंस गई है अब इस मामले। और इस सरकार ने वायदा भी किया है। आपको मालूम है ये सरकार जो चल रही है, इसके एक नेता हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। उन्होंने ऐलान किया था चुनाव के पहले, वो रिकॉर्ड करके हमने रखा है। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्विस बैंक का पैसा लाएंगे। और अडवाणी ने भी कहा था, याद है लाल कृष्ण अडवाणी ने, कि हमारी बनी तो हम भी लाएंगे। फिर एक ऐलान किया था शरद यादव ने कि हमारी सरकार बनी तो हम लाएंगे। फिर एक ऐलान किया सीताराम येचुरी और प्रकाश करात ने कि हमारी बनी तो हम लाएंगे। तो ये सब ऐलान कर चुके हैं। तो हम तो उनको याद दिलाने वाले हैं कि आपने बोला था पैसे लाएंगे, सरकार बन गई है, अब लाओ। और इस मामले में बातचीत चल रही है। स्वामी जी 2-3 बार मिल लिए सारे बड़े नेताओं से। अब वो यही कह रहे हैं कि स्वामी जी बस समय दे दो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो ठीक है भाई, समय ले लो। और नहीं किया तो फिर हम करेंगे जो हमें करना है। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर दूसरी पिटीशन भी आ जाएगी और वो यही होगी कि ये 80,000 नाम है। उनमें हसन अली ने तो स्वीकार किया है कि मेरा 72,000 करोड़ है।
वो खुद बोल रहा है कि मेरा 72,000 करोड़। अब हसन अली जैसे अगर 100 आदमी भी हो गए तो 72 लाख करोड़ तो ऐसे ही हो गया। तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट की मदद से भी आएगा। कैसे आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था, मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं। जब नरसिम्हा राव इस देश में प्रधानमंत्री थे तो एक घोटाला हुआ था, उसका नाम है यूरिया घोटाला। उसमें 133 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। जांच हुई तो पता चला वो पैसे नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खाता जब्त करा दिया। वो खाता स्विट्जरलैंड की बैंक में था। खाता जब्त हुआ, 133 करोड़ रुपए उसमें से निकल के सुप्रीम कोर्ट में आके जमा हो गए, और जिसके खाते में पैसा जमा था वो जेल चला गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट को इतनी बात याद दिलाएंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है। आएगा कि नहीं? घोटाले सब एक। तो ये 110 लाख करोड़ रुपए आना तो पक्का है, बस इसमें समय का फेर है। तुरंत आ जाए या थोड़ा एक आध साल में आ जाए, आज नहीं तो कल। अब करेंगे क्या हम इस पैसे का, वो महत्व का है। तो उसके लिए हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक योजना बनाई है। वो पूरी योजना तो नहीं बता सकता, समय बहुत लगेगा। उसके 2-3 बिंदु बताता हूं। सबसे पहला काम इस पैसे के आने के बाद हम जो करना चाहते हैं वो ये कि भारत के गांव-गांव में उद्योग लगाने। गांव में, शहरों में तो बहुत उद्योग लग गए, गांव में लगाने। आप बोलेंगे जी गांव में कौन से उद्योग लग सकते हैं? 100 उद्योग हैं जो गांव में हर जगह लग सकते हैं, 100। उनमें सबसे पहला उद्योग जो गांव-गांव में हम लगवाना चाहते हैं वो है, भारत के 2 लाख गांव में कपास पैदा होती है, तो कपास से सूत बन सकता है। सूत से चरखा चला के, लूम चला के खादी का कपड़ा बन सकता है। तो 2 लाख गांव में चरखा चलाने का, खादी बनाने का उद्योग हो सकता है। जहां कपास है वहां सूत है, जहां सूत है वहां खादी है। तो खादी बनेगी 2 लाख गांव में और बिकेगी पूरे देश में। कौन खरीदेगा? आप खरीदो, मैं खरीदूं। हमने तो भारत स्वाभिमान की तरफ से तय कर लिया है कि हर एक योग शिक्षक अब खादी ही पहनेगा, क्योंकि आपको मालूम है परम पूजनीय स्वामी जी ने खादी पहनना शुरू कर दिया। वो तो भगवाई पहनते हैं ना, वो भी अब खादी का आ गया। वो कहते हैं मैं पहनूंगा तो मेरे सारे चेले पहनेंगे देश में, तो सारे योग शिक्षक खादी पहनेंगे। 11 लाख योग शिक्षक, 11 लाख परिवार अगर खादी खरीदने लगे, करोड़ों मीटर खादी बिकेगी। और फिर ये 11 लाख अगर 10-10 को भी कहेंगे भाई तुम भी खादी ले लो, तुम भी खादी ले लो, और खादी बिकेगी। तो बनेगी गांव में, बिकेगी शहरों में। आप भी इसको ध्यान रखना कि खादी खरीद के 2 लाख गांव को हम रोजगार दे सकते हैं। और हमने हिसाब निकाला, 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा खादी के कपड़े में। और ये अकेली ऐसी चीज है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बिना बिजली के ये सब काम होगा। चरखा चलाना हाथ से, सूत को बुनना हाथ से, सूत को रंगना हाथ से, कपड़े का, ये सब हाथ का काम है। इसमें बिजली की कहीं जरूरत ही नहीं। तो बिजली आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम चल पड़े। ऐसे दूसरा उद्योग हमने तय किया है कि भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां सरसों पैदा होती है, तिल पैदा होता है, नारियल पैदा होता है। तो सरसों जहां होती है वहां सरसों का तेल निकल सकता है, तिल जहां होता है वहां तिल का तेल निकल सकता है, और जहां नारियल है वहां नारियल का। अभी तेल निकलता है शहर के बड़े बड़े कारखानों में, हम तेल निकलवाएंगे छोटे छोटे गांवों में। और ये तेल निकालने के लिए भी बिजली नहीं चाहिए, वो कोलू चलता था ना पहले बैल वाला, उसी से निकलवाएंगे। उसकी 2 फायदे हैं, तेल की क्वालिटी अच्छी रहती है। ये बिजली वाली मशीन जो घूमती है ना, ये तेल को जला देती है क्योंकि तापमान बहुत है, तो तेल का प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है। और धीरे धीरे कोलू का जो तेल निकलता है उसमें सारी प्रोटीन सुरक्षित रहती है। और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये कोलू का तेल जो भी खाएगा उसको हृदयघात कभी नहीं आ सकता।
आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये जो कोल्हू का तेल है, इसको खाने से शरीर में HDL बढ़ता है, और HDL वो केमिकल है जो शरीर को सुरक्षित रखता है। हृदय घात लाने वाला जो केमिकल है वो LDL और VLDL है, वो मशीन के तेल से बढ़ता है। तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। अब मुझे समझ में आया कि हजारों साल हमारे दादा दादी वो कोल्हू का ही तेल खाते थे, किसी को हृदय घात नहीं होता था। जब से ये मशीनों का तेल आया, हम उसको रिफाइंड तेल कहते हैं, डबल रिफाइंड, तब से हार्ट अटैक भी ज्यादा आया। तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और तेल तो हम ले लेंगे, खली बचेगी वो जानवरों के काम आएगी। खली खिलाओ जानवरों को, दूध खूब बढ़ता, और दूध गाढ़ा होता है, दूध में घी ज्यादा निकलता है। जो जानवर तिल के तेल की खली खाते हैं, सरसों के तेल की खली खाते हैं, खूब गाढ़ा दूध देते हैं, वो घी उसमें खूब निकलता है। तो दो फायदे हो जाएंगे, तेल हमको मिलेगा, खली जानवरों को मिलेगा। गांव गांव में ये करना है। तीसरा एक उद्योग हम गांव में ये चाहते हैं, भारत के 90,000 गांव ऐसे हैं जहां आलू पैदा होता है, आलू, और हर साल इस देश में करोड़ों टन आलू सड़ जाता है। तो हम जो चाहते हैं वो ये कि जिन जिन गांवों में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाओ और वो बाजार में बेचो। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों का चिप्स 400 रुपए किलो बिकता है, हमारा 100 रुपए किलो तो बिक ही सकता है। कौन बेचेगा इसको? हम बिकवाएंगे। अपना जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है ना, अगले साल इसकी पूरे देश में 1000 दुकानें होने वाली हैं। 1000 आरोग्य केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं। उन आरोग्य केंद्रों पर गांव गांव में बना हुआ माल ही बिकेगा। तो चिप्स बनाएंगी गांव की माताएं बहनें, बिकवाएंगे हम, उनका पैसा उनको मिलेगा, तो आलू के चिप्स का उद्योग चलेगा। ऐसे ही 65,000 गांव हैं भारत में जहां टमाटर पैदा होता है, वहां टमाटर की चटनी बनाएंगे और चटनी शहर में बिकेगी। टमाटर बिकता है 20 रुपए किलो, चटनी 200 रुपए किलो, आलू बिकता है 10-12 रुपए किलो, चिप्स 400 रुपए किलो। तो हम चाहते हैं कि गांव से कच्चा माल बिकने के लिए ना आए, पक्का माल गांव से बिकने के लिए शहर में आए। 1 लाख गांव हैं जहां गेहूं पैदा होता है, अच्छा गेहूं होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है, जैसे शरबती गेहूं, जैसे कठिया गेहूं। खाओ तो शरीर में इतनी पौष्टिकता है कि हम सोच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शरबती गेहूं है, कुछ इलाकों में कठिया गेहूं है, उसकी जैसी ताकत कहीं नहीं है। और ये कठिया गेहूं की विशेषता है कि बिना पानी के होता है, पूरे बुंदेलखंड में भरा पड़ा है। तो जहां सबसे अच्छा गेहूं है वहां गेहूं का आटा बनवाएंगे, गेहूं नहीं बिकवाएंगे, आटा बिकवाएंगे। गेहूं तो 11 रुपए किलो बिकता, आटा 26 रुपए किलो बिकता। आटा बना बना के गेहूं का बेचेंगे। और अगर बिजली नहीं है तो हाथ वाली चक्की चलवाएंगे। हजारों साल तो हमने वही आटा खाया, और जिन्होंने वो आटा खाया है और जिन्होंने वो आटा बनाया है, किसी भी मां और बहन को बच्चे के जन्म के समय सिजेरियन नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि वो चक्की चलाने से गर्भाशय का इतना एक्सरसाइज होता है कि बिना सिजेरियन बच्चे पैदा होते रहे इस देश में। वो चक्की इतनी बड़ी चीज है। और हम तो आज के लोगों को कहेंगे कि जिनका पेट बाहर निकला है वो सब चक्की चलाओ, आटा बनाओ, पेट भी अंदर करो अपना, दोनों फायदे हैं। और वो चक्की के आटे के फायदे बहुत हैं। इसमें आटा धीरे धीरे बनता है तो क्वालिटी अच्छी है, और ये बिजली वाले में तेजी से बनता है तो जलता है। तो हर गांव में गेहूं का आटा, हर गांव में आलू का चिप्स, हर गांव में टमाटर की चटनी, हर गांव में ऐसे ऐसे काम हम 100 कराना चाहते हैं। सूती खादी के कपड़े का उद्योग, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में हो सकते हैं। उनमें हर एक उद्योग में अगर 10 आदमी को भी काम मिले तो हर गांव में 1000 परिवार को काम मिलेगा। 1000 से ज्यादा परिवार किसी गांव में नहीं होते।
माने हर गांव में संपूर्ण रोजगार हो जाएगा। और हमने इसका हिसाब निकाला, ये 100 उद्योग 6,35,365 गांव में अगर हो गए तो 60 करोड़ लोगों को इसमें काम मिलेगा। तो नक्शा हम बदलना चाहते हैं इस देश का। अभी सारे उद्योग शहर में हैं, हम 100 उद्योग शहर से गांव में ले जाना चाहते हैं। शहर में सिर्फ ऐसे उद्योग होंगे जो गांव में नहीं चल सकते। जैसे टेलीविजन बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता, वो शहर में चलेगा। साइकिल बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता, वो शहर में चलेगा। इसी तरह से कार बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता, शहर में चलेगा। ट्रैक्टर बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता, शहर में चलेगा। तो बड़े उद्योग शहर में और छोटे उद्योग सब गांव। ऐसी व्यवस्था करें। इसमें कितना खर्चा होगा, हमने सब हिसाब जोड़ा। इसमें कुल मिला के 15 से 20 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। और अपने पास 110 लाख करोड़ है स्विस बैंक का, आराम से ये काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि गांव गांव में बिजली हो, हर गांव में बिजली हो। अगर शहर में है तो गांव में भी हो, नहीं तो किसी को बिजली नहीं हो। शहर वाले भी अंधेरे में रहें, गांव वाले भी रहें। बिजली है तो सबको हो, ये नहीं कि शहर वालों को मिले गांव वालों को नहीं मिले। अब बिजली हो तो बिजली घर चाहिए, तो हमने उसके लिए योजना बनाई है कि छोटे छोटे बिजली घर बनाएंगे, 1-1 मेगावाट के, 2-2 मेगावाट के, और 10 गांवों के बीच एक बिजली घर लगाएंगे। 10 गांवों की बिजली की जरूरत एक बिजली घर पूरा करे। तो ऐसे 1 लाख बिजली घर लगेंगे, और 1 लाख बिजली घरों को लगाने में 5 लाख करोड़ खर्च होगा। तो कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, 110 लाख करोड़ है। और ये छोटे बिजली घर हम इसलिए लगाना चाहते हैं, अभी भारत में पता है क्या होता है, बड़े बिजली घर लगते हैं, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2000 मेगावाट, उसमें बिजली पैदा होती है, वो 12000 वोल्ट की होती है, 13000 वोल्ट की होती है, 15000 वोल्ट की होती है, बहुत ज्यादा हाई। अब उस बिजली को घर में जलाना हो तो 220 वोल्ट में बदलना पड़ता है, तो 15000 वोल्ट से उसको घटाते घटाते 220 पे लाना पड़ता है। उसमें बिजली नष्ट करनी पड़ती है और वो फालतू में खर्च होती है। हमारे देश में कुल बिजली जितनी बनती है उसका 35% इसी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव में घरों में जो बिजली जलती है 220 वोल्ट की, वो उतने ही वोल्ट पर बने और जले, खर्च ना हो फालतू। तो छोटे बिजली घर से ये संभव है। बड़े बिजली घर रखेंगे कारखानों के लिए या रेल चलाने के लिए, छोटे बिजली घर गांव के घरों के लिए। तो सारे गांव में बिजली हो, 24 घंटे, 5 लाख करोड़ का खर्चा वो भी कर देंगे। फिर सड़क बनाएंगे, फिर स्कूल बनाएंगे, फिर हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर गांव में खेल कूद के मनोरंजन के लिए काम करेंगे। गौ पालन, पशु पालन के लिए गांव में शेड बनाएंगे, एक भी गाय भूखी न रहे, एक भी पशु भूखा न रहे, फालतू घूमता न रहे, इसके लिए जमीन की व्यवस्था, सब पूरा काम करने का मैंने खर्चा निकाला। 50 लाख करोड़ में सब हो जाए। 50 लाख करोड़ खर्च करने के बाद हमको ये समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। अभी भी 60 लाख करोड़ बचेगा, तो उसको भारत माता के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, तो उसका 1 साल का ब्याज 6 लाख करोड़ आएगा। उस ब्याज से ही देश का हम खर्च चला लेंगे, किसी पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब टैक्स खत्म, कोई टैक्स हमें नहीं लेना, क्योंकि टैक्स लेने से क्या करना, पैसा ही तो चाहिए। पैसा तो आ गया, स्विस बैंक के पैसे को ब्याज में रख लें तो ही इतना आ जाएगा, टैक्स की जरूरत नहीं। सब टैक्स खत्म कर दें, एक्साइज ड्यूटी खत्म, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, कॉरपोरेशन टैक्स खत्म। सब टैक्स खत्म होते ही महंगाई कम। कितनी कम होगी मैं बता रहा हूं, 90 रुपए किलो की दाल 15 रुपए किलो में, 32 रुपए किलो की चीनी 11 रुपए किलो में, 35 रुपए लीटर का डीजल 7 रुपए में, 50 रुपए लीटर का पेट्रोल 12 रुपए में, 345 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए में, रतलाम से दिल्ली जाने का खर्चा 40-45 रुपए, वापस आने का 40-45 रिजर्वेशन के साथ। अमेरिका जाओ दिल्ली से और वापस आओ 7 से 10 हजार का खर्चा। महंगाई इतनी कम हो जाएगी, और महंगाई कम हो गई तो आपको भी
मुझको भी, सबको आनंद। तो स्वर्ग तो यहीं बनेगा।